आज स्टूडेंट्स हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। इसी को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। जैसे कि ये विद्युत द्विध्रुव है AB, जिस पर क्रमशः -Q तथा +Q आवेश उपस्थित हैं। O इसका मध्य बिंदु है तथा इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके लंबार्धक पर, लंबार्धक मतलब इसका जो मध्य बिंदु है, इससे अगर हम कोई लंब खींचते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लंबार्धक। और इसके लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु P स्थित होता है तो इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। हम मानेंगे कि यह एंगल थीटा है और जैसे हमने वहां पर अक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P देखा था, तो यहाँ पर भी हम निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर ही बिंदु P को रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। एक बार और समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक, लंबार्धक मतलब इसके मध्य बिंदु से अगर हम एक लंब खींचते हैं और उस पर अगर कोई बिंदु P स्थित होता है तो उसे हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। अब इस निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AB है, यानी लेंथ, यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2a। O मध्य बिंदु है, OP बराबर है R। और अगर हम इसको हल करेंगे पाइथागोरस से तो AP बराबर आ जाएगा BP। और बराबर ये कितना आएगा बच्चों, क्योंकि ये R है और ये है, तो ये आ जाएगा √r² + a²। और ये भी √r² + a²। AP बराबर BP पाइथागोरस प्रमेय से, और ये कितना आएगा √r² + a²। अब हम एक काम करते हैं, बिंदु P पर जो आवेश +Q है, इसके कारण पहले बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। अगले पॉइंट में हम -Q के कारण निकालेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, परिणामी निकालेंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम स्टेप वाइज करते हैं। पहले हम इस +Q आवेश के कारण निकालते हैं। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मानेंगे E1 है। कितना मानेंगे हम? E1। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी मानेंगे? E1। ये क्या होगी? क्योंकि हमारे पास सूत्र है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि Q के कारण R दूरी पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर होती है 1/4πε0 K Q/R। सिंपल फार्मूला है, जहाँ पर K होता है माध्यम का पराविद्युता। किसी अन्य माध्यम के लिए भी हम इसको ले सकते हैं, इसलिए हम K लिख लेते हैं। तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे स्टूडेंट्स इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? E1 बराबर 1/4πε0 K Q/। अब बिंदु P पर, Q बिंदु B पर उपस्थित है और बिंदु P पर हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये दूरी कितनी है? BP। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि हम r² लिखते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा? BP का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे। अब एक बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा हम कैसे देखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। दिशा के लिए क्या करेंगे हम? बिंदु P पर दिशा देखना है, तो बिंदु P पर हम क्या रखेंगे? एक धनावेश रखेंगे। आप मान लो कि एकांक धनावेश रख रहे हो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो धनावेश कहाँ जाएगा? प्रतिकर्षित होगा। कौन सी दिशा में जाएगा वो? क्योंकि वो जैसे हम इसके पास लाएंगे तो पास तो आएगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो प्रतिकर्षण के कारण दूर चला जाएगा। तो इसकी दिशा क्या रहेगी? B से P की ओर, क्योंकि दूर जा रहा है।
पीबी नहीं कहेंगे हम, पीबी का मतलब होगा पास आना, और बीपी का क्या मतलब है, बीपी यानी बी से पी की ओर यानी दूर जाना। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या रहेगी, बीपी। ठीक है, बीपी एरो लगा दिया, इसका मतलब बी से पी की ओर, अर्थात वो प्रतिकर्षित होकर दूर जा रहा है। इसकी दिशा क्या रहेगी, बीपी। ठीक है, और ये रहेगी E1 की दिशा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1, ये E1 की दिशा है। अब हमारा अगला पॉइंट है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण आ गया, हम इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो बीपी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं। तो E1 बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 a Q अपॉन बीपी स्क्वायर। बीपी हमने निकाला है बच्चों, कितना है, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो भाई अंडर रूट का स्क्वायर है तो अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, इसीलिए कितना आएगा, 1/4πε0 k Q अपॉन r² प्लस a²। और इसकी दिशा हमें लिखना है, कौन सी दिशा में रहेगा ये, पीपी दिशा में। अब ये तो हो गया E1। अगला हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम क्या मानेंगे, E2। और E2 बराबर कितनी रहेगी, 1/4πε0 के Q अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है, यहाँ BP² है तो वहां कितनी रहेगी, AP²। तो अगला रहेगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी रहेगी, E2 बराबर कितनी रहेगी, 1/4πε0 के। अब चूंकि हम माइनस के कारण देख रहे हैं, देखो माइनस के कारण, माइनस यहाँ पर है, माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है, तो इसके कारण हम लेंगे। तो बिंदु P पर देखना है हमें, तो सूत्र लगाएंगे हम 1/4πε0 के Q अपॉन, और इसकी दूरी कितनी है, AP का स्क्वायर। अब अगली बात हमारे लिए दिशा हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम एकांक धनावेश रखेंगे, यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है। जैसे ही हम धनावेश रखेंगे तो वो क्या होगा, आकर्षित होगा, तो वो उसकी दिशा क्या रहेगी, ए से पी नहीं रहेगी, उल्टी रहेगी, क्योंकि वो आकर्षित होगा। उसकी दिशा रहेगी पी से ए की ओर, ये दिशा रहेगी। इसकी दिशा क्या रहेगी, इसको हम क्या नाम देंगे, E2। ये E1 की दिशा थी, क्योंकि ये BP दिशा में जा रहा था और ये आकर्षित होगा, इसलिए दिशा क्या रहेगी, PA। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसकी दिशा क्या रहेगी, PA मतलब P से A की ओर। तो ये है E2 बराबर क्या रहेगा, 1/4πε0 के Q अपॉन AP²। अब हम AP की वैल्यू इसमें रखेंगे। देखिए अब AP की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये क्या आएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन AP का स्क्वायर हमने पहले ही देखा है, AP बराबर कितना है, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर जो है अंडर रूट बाहर निकल जाता है, तो ये आएगा 1/4πε0 के E2 बराबर Q अपॉन r² प्लस a²। और इसकी दिशा क्या रहेगी, ये दिशा में। अब हमारे पास E1 और E2 दो हैं। अब आप एक बात देखेंगे कि ये दोनों भी कैसी राशियां हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश होती है, तो इन दोनों का अब हमें परिणामी देखना पड़ेगा। हम अलग से अब इनका चित्र बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी देखना होगा। तो देखिए ये है E1 की दिशा, ठीक है, और ये क्या है, E2 की दिशा। ये है E2 की दिशा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो ये थीटा है, तो हम ज्योमेट्री से समझ सकते हैं कि ये भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। मतलब E1 और E2 दोनों के बीच में एंगल कितना होगा,
थीटा होगा। अब हम ये एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, और ये दूसरा वाला एंगल कितना होगा, ये भी होगा थीटा, और टोटल एंगल कितना है दोनों के बीच में 2 थीटा। ठीक है ना, क्योंकि अब हमें उनका रिजल्टेंट देखना है। अब देखो हम स्प्लिट अप करेंगे, तो E1 को हम स्प्लिट अप करेंगे, तो E1 के 2 घटक होंगे। पहला घटक कौन सा होगा, आपको पता होगा कि सदिश राशियों को जब हम तल में वियोजित करते हैं तो इसके 2 घटक होते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक यानी x दिशा का घटक, और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक यानी y दिशा का घटक। तो देखो ये दिशा क्या कहलाती है, x दिशा, और ये दिशा क्या कहलाती है, y दिशा। तो E1 के इस दिशा में एक घटक होगा और एक इस दिशा में होगा, 2 घटक होंगे। तो E1 के घटक कौन कौन से होंगे, पहला होगा क्षैतिज घटक। देखिए क्षैतिज से अगर वो थीटा एंगल बना रहे, देखिए ये टोटल एंगल थीटा है, इसको मैं 2 थीटा को मिटा देती हूँ, ये एंगल थीटा है और ये नीचे वाला एंगल भी थीटा है। क्षैतिज से कितना, ये वाली जो लाइन है ये एक एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल थीटा है। तो क्षैतिज से जब थीटा एंगल बनता है तो क्षैतिज घटक हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा के रूप में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, E1 कॉस थीटा। ठीक है, तो E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, E1 कॉस थीटा। अब E1 का ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा यानी y दिशा का घटक, ये वाला जो दिख रहा है आपको, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा E1 साइन थीटा। अगर कभी भी ध्यान रखना है, यदि क्षैतिज से थीटा एंगल बना है तो हमेशा क्षैतिज घटक कॉस थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो ये हो गया E1 के लिए। अब इसी तरह से हम, अर्थात इस दिशा में रहेगा, ठीक है, E1 cos थीटा, और इस दिशा में रहेगा E1 sin थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे E2 के घटक। E2 जो यहाँ आया इस दिशा में है, E2 के भी 2 घटक होंगे, क्योंकि भाई देखो दोनों सदिश है और दोनों सदिश है तो दोनों के घटक होंगे। तल में हम उसको विभाजित करेंगे, प्लेन में रिजॉल्व होंगे कंपोनेंट्स, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक। तो E2 के घटक क्या होंगे, क्षैतिज घटक। E2 का क्षैतिज घटक हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे E2 cos थीटा। वही बात है, देखिए ये E2 है, इसका भी क्षैतिज घटक इसी दिशा में आएगा, E2 cos थीटा ही रहेगा वो भी, क्योंकि यहाँ क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, x दिशा यानी क्षैतिज दिशा। कभी भी ध्यान रखना है कि x दिशा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज मानते हैं, और ये जो y दिशा होती है इसको हम क्या मानते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो अब E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, E2 cos थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, वो होगा E2 sin थीटा। क्या होगा, E2 sin थीटा। ठीक है ना। अब ये क्या रहेगा, नीचे तरफ रहेगा, क्योंकि ये इस तरह से झुका हुआ है प्लेन में, क्योंकि ये ऊपर तरफ था, ऊपर के प्लेन में था, इसलिए इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है ये ऊपर की ओर आया है, और चूंकि ये नीचे की ओर झुका है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है नीचे की ओर रहेगा। कितना रहेगा ये, E2 sin। अब आप फार्मूला देखेंगे कि देखिए E1 का ये फार्मूला है 1/4πε0 के Q/r² प्लस a², और ये E2 का है, और E1 का क्या है 1/4πε0 के Q/r² प्लस a²। तो दोनों हम कह सकते हैं कि E1 बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड इनके परिमाण बराबर है, तो हम ये मान लेते हैं कि E1 बराबर E2 बराबर E। ठीक है, हम ये मानेंगे कि E1 बराबर E2 बराबर क्या है, E। माना कितना है ये 1/4πε0 के Q/r² प्लस a²। अब आप देखिए कि इसका जो क्षैतिज घटक है यह है E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक है E1 का E1 sin थीटा। हम इसको अगर इसे बनाएंगे अलग से तो ये ऐसे बनेंगे E1 sin थीटा
ये E2 साइन थीटा। देखिए E1 बराबर E2 बराबर हम E रख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा E साइन थीटा, और इसको भी हम क्या लिखेंगे E साइन थीटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे E1 कॉस थीटा, और ये वाला भी क्या है, एक को आप E1 कॉस थीटा कह रहे हो और दूसरे को आप क्या कह रहे हो E2 कॉस थीटा। लेकिन E1 बराबर E2 बराबर क्या है E है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, इसकी वजह हम लिख लेते हैं E कॉस थीटा, और E2 कॉस थीटा की वजह भी हम लिखेंगे E कॉस थीटा। अब आप एक बात देखिए, अब हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हटा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो अब देखिए जितना घटक E साइन थीटा, इट्स ओके कि जितना घटक E साइन थीटा ऊपर है उतना ही घटक E साइन थीटा नीचे है, दोनों के मान बराबर है। इसका मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो ऊर्ध्वाधर घटक है एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। E के ऊर्ध्वाधर घटक क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। निरस्त मतलब दोनों का परिणामी कितना आएगा, 0। एक बात है कि कोई भी सदिश राशि जब एक दिशा में होती है तो वो हमेशा एडअप होती है, मतलब उसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए इनके जो क्षैतिज घटक हैं, ई के जो क्षैतिज घटक है आपस में जुड़ जाएंगे। ई के क्षैतिज घटक क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब दो घटक हैं, एक है E cos थीटा और दूसरा भी है E cos थीटा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2E cos थीटा, ठीक है ना। क्या आएगा 2E cos थीटा, अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है टोटल, क्योंकि ये घटक तो कैंसिल हो गए, आप ये जुड़ रहे हैं और यही रहेगा हमारे लिए, तो कितनी रहेगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बराबर रहेगी 2E cos थीटा, ठीक है। E की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 1/4πε0 के Q/r² प्लस a², यही हम लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा सिंपली ये जो त्रिभुज है इससे हम निकाल लेंगे cos थीटा की वैल्यू, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो कोई भी एक राइट एंगल इसमें ले लीजिए आप, हम मान ले रहे हैं कि ये वाला ले लेते हैं हम, ये थीटा है, ये BPO है, ठीक है। अब इसमें cos थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। अब इसमें बताइए cos थीटा बराबर क्या रहेगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है OB, OB बटे क्या हो जाएगा BP। अब OB कितना है A अपॉन BP कितना है √r² प्लस a²। इसको अच्छे से बना लेते हैं बिकॉज इट इज जस्ट लुकिंग लाइक क्यू, √r² प्लस a², ठीक है। अब अगली स्टेप में हम करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको और व्यवस्थित रूप में लिख लेती हूँ। मतलब हमारे लिए अब है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं इसको मिटा देती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, इतनी तो हम रख चुके, केवल हमें cos थीटा की रखना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 के Q/r² प्लस a², और cos थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है A/√r², प्लस a², ठीक है। और यहाँ हमने 2 लिखना भूल गए हैं, सॉरी, तो ये 2 लिख लेते हैं हम। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2QA अपॉन 4πε0 के और r² प्लस a² रेज़ टू पावर 3/2 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना।
इसको क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखिए ये है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1 और ये आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट मतलब 1/2। 1/2 प्लस 1 करेंगे हम तो कितना आएगा 3/2। अब यहाँ तक हमारा सूत्र आ गया है। अब सिंपल है, देखो 2a इंटू क्यू बराबर क्या होता है P, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण, ये हम देख चुके हैं। 2a मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी इंटू कोई भी एक आवेश ले लो, प्लस क्यू या माइनस क्यू, परिमाण तो उसका क्यू रहेगा। तो इनका अगर हम गुणनफल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं P, यानी वैद्युत विध्रुव आघूर्ण। ये हमने लिख लिया, तो ये P अगर हमने लिख लिया तो ये क्या आ जाएगा 4πε0 K आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2। तो ये तो एक सूत्र हो गया, इतना न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगला पॉइंट ये है कि क्या होता है कि वैद्युत विध्रुव बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हम अगर बहुत छोटा है, अल्प है, तो ए को नगण्य मानने पर, ठीक है, ए को अत्यंत छोटा है, इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो ए को नगण्य मानने पर, तो ए स्क्वायर तो भाई ए अगर बहुत छोटा है पॉइंट में है तो उसका ए स्क्वायर तो और कम आएगा, तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर यही सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P/4πε0 K। अब ए बराबर 0 रख दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, 2 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा P/4πε0 K आर रेज़ टू पावर 3, इतना न्यूटन पर कूलम। और यही क्या है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और यही हमें क्या करना था निकालना था। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट। और अगले इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण, इन पर न्यूमेरिकल जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।